हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे करंट अफेयर्स की। दोस्तों सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, आज का मेन टॉपिक है हमारे 2021 के जितने भी जनवरी फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स हैं और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हमारे, उसको डिस्कस करेंगे और आपको चित्र वाइज यहाँ पे क्लियर करवाएंगे कि किस टाइप से आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों पहला करंट है हमारा सी विजिल 21 किस देश का एक रक्षा अभ्यास है। दोस्तों सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ चित्रण हमने यहाँ पे बता भी रखे हैं आप लोगों को, और ये भी आप लोगों ने क्लियर करना है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस टाइप से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सी विजन 21 किस देश का एक रक्षा अभ्यास है। ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है आपका अपना भारत। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, आपने पहले अपने आप से इसको क्लियर करना है, उसके बाद हम आपको आंसर भी बताएंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारियां भी बताएंगे जो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों आपने अपना आंसर क्लियर कर लिया होगा, तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको आंसर बताऊं तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अपना भारत। अब एक बात क्लियर करना है हम लोगों ने कि किस टाइप से इसको क्लियर करना है। देखिएगा कि सी विजिल 21 किस देश का एक रक्षा अभ्यास है। तो देखिएगा दोस्तों पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर कर रखा है, इसको एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग कि किस टाइप से आपने क्लियर करना है। देखिएगा दोस्तों पहला है भारतीय नौसेना 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास सी विजिल का आयोजन कर रही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय सेना यानी कि जो हमारी भारतीय नौसेना यानी कि नेवी है जो दोस्तों, यह 2 दिवस यानी कि 2 दिनीय सैन्य अभ्यास सी विजिल का आयोजन कर रही है, जिसे भारत का सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, तटीय रक्षा ड्रिल कहा जा रहा है। दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा ड्रिल है और यह अभ्यास 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 750 किलोमीटर तक फैले भारत के समुद्र तट को कवर करेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि यह अभ्यास 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है हमारे, 8 से 9 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों हमारे, उसमें से टोटल लगा के 7,500 किलोमीटर तक फैले भारत के समुद्री तट को क्या करेगा दोस्तों, ये कवर करेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे, इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्रीय सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, इस अभ्यास का जो उद्देश्य है दोस्तों वो क्या, हमारे समुद्री सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाना है। और दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि हमारी जो नौसेना है यानी कि इंडियन नेवी है दोस्तों, ये हमारे भारत के जितने भी समुद्री एरिया हैं उनकी रक्षा के लिए दोस्तों ये अभ्यास शुरू कर रही है। तो आपके लिए सी विजिल जो सैन्य अभ्यास मैंने बताया तो ये किससे संबंध है, तो ये ध्यान देना नौसेना से संबंध है। और ये कौन सा देश कर रही है दोस्तों, तो यह कर रही है अपना भारत। ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक यानी कि एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको पता होगा हमारे जितने भी भारतीय बैंक है वो किसके अंडर काम करते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। यह करती है आरबीआई के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आरबीआई के अंतर्गत कार्य करती है और यह भारत का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, बैंक है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर करना है। और अगर मैं आरबीआई की बात करूं, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी दोस्तों, और यह 1949 में भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने लगा था दोस्तों। तो इसने अभी डॉयश बैंक पर अभी जुर्माना लगाया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 2 करोड़, 1 करोड़ या 3 करोड़ या फिर 7 करोड़। तो दोस्तों आपने इसका आंसर क्लियर कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो इसका आंसर देखिएगा, तो इसका आंसर है दोस्तों 2 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बेनिफिट आंसर है दोस्तों। अब इसकी मैं थोड़ी बहुत आपको जानकारी क्लियर करा दूं कि कैसे इन्होंने यहाँ पे जुर्माना लगाया, उसका रीजन क्या था। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दिग्गज डॉयश बैंक पर क्या लगाया दोस्तों, 2 करोड़ का जुर्माना लगाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आरबीआई ने आगे कहा कि यह डॉयश बैंक पर यह जुर्माना बैंक रेगुलेशन, ध्यान दीजिएगा, बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 46 यानी कि 46(4) में मौजूदा सेक्शन 47A के अंतर्गत प्रावधानों के तहत इसको क्या किया है दोस्तों, लगाया हुआ है। उसके बाद है दोस्तों, आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियम अनुपालन में कर्मचारियों पर आधारित है
और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता का उच्चारण करने के लिए नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे आरबीआई ने 1949 सेक्शन 46 के अंतर्गत यह लगाया हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किस बैंक पर डॉइश बैंक ने क्या लगाया दोस्तों, 2 करोड़ का जुर्माना लगाया हुआ। उसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे हमारा क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमारे अमेरिका यानी कि जो अमेरिका देश है दोस्तों, इसने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित जो भी कपास और टमाटर जो आयात किया जा रहा था दोस्तों, उस पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया। जैसे कि आपको पता होगा यह प्रतिबंध किस राष्ट्रपति के समीप लगाया था या किसके कार्यकाल के दौरान लगाया था, तो दोस्तों ये लगाया था आपके डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग। और अभी प्रेजेंट में वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है दोस्तों आपके, वो है जो बाइडेन, ध्यान दीजिएगा, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब इसी के तहत दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊं। पहला पॉइंट है दोस्तों, अमेरिका ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर क्या लगाया हुआ है दोस्तों, प्रतिबंध लगाया हुआ है। उसके बाद है अमेरिका सीमा शुल्क विभाग ने कहा कि यह आदेश झिंजियांग के कपास से बने कच्चे रेशों व परिधानों और वस्त्रों पर लागू होता है। साथ ही क्षेत्र से डिडाबंद टमाटर, सॉस, बीज और अन्य टमाटर उत्पादक के आयात को भी क्या कर दिया है दोस्तों, प्रतिबंध कर दिया है। तो दोस्तों ये काफ़ी एक अच्छा इनका फैसला था, क्योंकि यहाँ से जितने भी उत्पादित जो आ रहे थे दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिसके कारण अमेरिका सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया। दोस्तों ये आपको पता होगा, जिसको हम ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं। एक ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों ये हमारी वस्तु के लिए बनाया जाता है, जो भी हमारे मार्केटिंग, जो भी अगर किसी चीज़ को फेमस करना होता है दोस्तों, तो उसमें एक ब्रांड एम्बेसडर चुना जाता है। उसके लिए हम आपको अलग बताएंगे। बट अगर हम बात करें अभी राजदूत की, जो भारतीय या किसी भी देश के अकॉर्डिंग जिसको अपनी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको राजदूत कहा जाता है दोस्तों। तो अभी हमारे भारत सरकार ने किस देश का इन्हें क्या बनाया है, राजदूत बनाया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन हमारे पास है, पहला है रसिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन और चौथा है आपका पुर्तगाली। तो इसका आंसर है दोस्तों, आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा, तो इसका आंसर है चौथा दोस्तों, पुर्तगाल। यानी कि पुर्तगाल में हमारे भारत के राजदूत यानी कि मनीष चौहान को यहाँ का क्या बना दिया गया है, राजदूत नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों। तो इसकी छोटी सी जानकारियाँ हम आपको फिर आगे बताएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे मनीष चौहान की, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने पुर्तगाल में मनीष चौहान जी को अभी जो राजदूत नियुक्त किया दोस्तों, यह अभी IFS, ध्यान दीजिएगा, IFS के 1994 यानी कि 1994 बैच के क्या थे दोस्तों, ये अधिकारी थे। और इनको मंत्रालय द्वारा, इससे पहले ये मंत्रालय में क्या थे, संयुक्त पद में कार्यरत थे। अब इन्हें क्या बना दिया गया है, पुर्तगाल का राजदूत नियुक्त कर दिया गया दोस्तों। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है। जैसे कि आपको पता होगा, गुजरात के जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, वह है विजय भाई रूपाणी। ध्यान दीजिएगा, विजय भाई रूपाणी अभी प्रेजेंट में हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री जी हैं। तो इन्होंने अभी कौन सी नीति लागू की है, तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है आपका नई ऊर्जा नीति, दूसरा है नई औद्योगिक नीति, तीसरी है नई पर्यटन नीति और चौथा है आपका नई शिक्षा नीति। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों हमारे विजय रूपाणी जी, तो स्क्रीन से आपको पता चल रहा होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि पर्यटन नीति के ये क्या इन्होंने नई नीति को क्या कर रखा है दोस्तों, लागू किया हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये आप लोगों से बार बार पूछा भी जाता है दोस्तों, तो इसको आप लोग क्लियर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों इसके कुछ पॉइंट जो मैं अभी आपको क्लियर करवाऊंगा। पॉइंट में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा, गुजरात सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, गुजरात सरकार ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने
वैश्विक, ध्यान दीजिएगा, विकास के रोल मॉडल बने। गुजरात को पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद के तौर पर विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य के साथ राज्य की नई नीति, पर्यटन नीति घोषित की है दोस्तों। और यह कब तक लागू रहेगा, तो ये भी आपके लिए खास पॉइंट है दोस्तों कि यह नीति 31 मार्च 2025 तक दोस्तों ये क्या रहेगी, लागू रहेगी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए दोस्तों। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह नीति पर्यटन के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबारी सुगमता को भी बढ़ावा देगी। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा। दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 2020 हमारा बीत चुका है और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि जो सबसे ट्रैफिक वाला जो हमारा शहर बना था दोस्तों, ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है दिल्ली, उसके बाद है मॉस्को, उसके बाद है दोस्तों काठमांडू और उसके बाद है बीजिंग। यानी कि ध्यान दीजिएगा काठमांडू नेपाल की राजधानी हो गई, बीजिंग चीन की राजधानी होगी और मॉस्को रसिया की राजधानी हो गई और दिल्ली हमारे भारत की राजधानी हो गई। दोस्तों ये चारों के चारों राजधानियाँ हैं। इसी के साथ आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला जो शहर बना है दोस्तों, यह बना हुआ है रसिया की राजधानी यानी कि मॉस्को। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आप लोग क्या कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूँ। तो पॉइंट है दोस्तों टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला क्या बना दोस्तों, शहर बना। इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई रही हुई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला तो आपका मॉस्को बना हुआ है और जो दूसरा बना हुआ है वो कौन सी बनी है आपकी, अपने देश का यानी कि मुंबई बना है दोस्तों, ठीक है, यानी कि जिसको हम माया नगरी बोलते हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के 57 देशों में 416 शहरों में यह अध्ययन किया गया था दोस्तों। टोटल 416 शहरों में इसका क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा शीर्ष 10 में 2 अन्य भारतीय शहर बेंगलुरु और नई दिल्ली 2020 क्रमशः 6 और 8वें स्थान पर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग को क्लियर होने चाहिए दोस्तों। इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। भारतीय सेना दिवस निम्न में से किस दिन को बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे दोस्तों। अगर आप लोग वाकई में तैयारी कर रहे हैं और आप इंडियन आर्मी को पसंद करते हैं दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी यानी कि हमारी जाबाज जो हमारी फौज है दोस्तों, वह दिवस कब बनाया जाता है ये आपको हमें बताना है दोस्तों। पहले तो आपको मैं बता दूँ, हमारी भारतीय सेना को 3 भागों में बांटा गया, पता होगा आपको। पहला है आपका थल सेना, उसके बाद है दोस्तों वायुसेना और उसके बाद है आपका जल सेना। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों सेनाओं की जो दिवस हैं दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। 4 तो यहाँ पे आपको क्लियर करा रखे हैं, बट आपको मैं डायरेक्टली आंसर बता दूं क्योंकि आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों 15 जनवरी, यानी कि 15 जनवरी को थल सेना यानी कि आर्मी दिवस बनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को बनाया जाता है और जल सेना दिवस आपका कब बनाया जाता है दोस्तों, तो यह बनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। तो 3 पॉइंट आप लोगों ने क्लियर करने हैं, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और जल सेना दिवस आपका 4 दिसंबर के अंतर्गत बनाया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे भारतीय सेना की कुछ मैं जानकारियाँ दूँ आप। तो पहला पॉइंट है दोस्तों फील्ड मार्शल, ध्यान दीजिएगा, फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस बनाया जाता है दोस्तों। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए। ये हमारे भारत के पहले सेना प्रमुख थे। अभी कौन है, मनोज मुकुंद जी हैं दोस्तों, और जिन्हें 15 अगस्त 1949 में सर फ्रैंसिस बचूर ने प्रभार लिया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 15 जनवरी 1949 को जो ब्रिटिश सेना के नाम से जानी जाती थी हमारी सेना, अब वह भारतीय सेना के नाम से जानी जाने लगी थी। कब, 1949 में दोस्तों। उसके बाद यह मौका भारतीय सेना के लिए एक अहम था, इसलिए भारत में प्रत्येक साल इस दिन को सेना दिवस के रूप में क्या किया जाता है दोस्तों, बनाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों,
कि बनाने का फैसला किया था, तब से अब तक यह परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे इसकी पूरी जानकारियाँ बता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना। यह क्वेश्चन दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में मनाया? दोस्तों चित्रण के साथ आपको क्लियर हो गया होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, घाना, जमैका या क्यूबा या मैक्सिको। तो दोस्तों आपके पास आंसर यहाँ पे क्लियर कर रखा है, तो इसका आंसर है क्यूबा। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में जो अभी आतंकवादी के अकॉर्डिंग इसको क्लियर किया गया था दोस्तों। अब इसके पॉइंट को हम पहले क्लियर करते हैं कि ये पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, पहले अमेरिका ने हाल ही में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में क्या किया है दोस्तों? नामित किया है। अमेरिका उन देशों को सूचीबद्ध, ध्यान दीजिएगा, करता है जो बार बार आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। इस सूची में पहली बार 1979 में इराक, लीबिया, सीरिया और दक्षिणी कोरिया आए थे। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि इतने सारे जो देश थे वो 1979 के अंतर्गत इनको रखा गया था, बट अभी जो प्रेजेंट में है दोस्तों वो कौन सा आपका क्यूबा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।